बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह फ़िज़िक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा लेक्चर जो है वो डीसी मोटर के मुतल्लिक है। 15.11 हमारा टॉपिक नंबर है। डीसी मोटर क्या होती है? अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड डीसी मोटर। ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है, इसे हम डीसी मोटर कहते हैं। एक डीसी मोटर सिंपली एक डीसी जनरेटर का रिवर्स होता है। अच्छा, उसमें चेंजेस क्या होती हैं उसको हम यहाँ पे देखते हैं। डीसी मोटर की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है। ये मैग्नेट्स को दिखाया गया है। ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। और इन मैग्नेट्स के दरमियान में एक रेक्टेंगुलर कॉयल अटैच है और इस कॉयल को हमने जो है वो कार्बन स्प्लिट रिंग्स के ज़रिए से कार्बन बुशेस के साथ अटैच किया हुआ है। ये दो कार्बन बुशेस हैं और उनको हमने आगे फर्दर जो है वो बैटरी के साथ अटैच किया है। ये बैटरी के अंदर दरमियान में ऐसे ज़्यादा लाइनें लगाने का मकसद ये है कि बड़ी बैटरी है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। इसको इस तरह शो करने का मकसद ये होता है कि बैटरी की वोल्टेज ज़्यादा है। अब होता क्या है, होता यह है कि करंट फ्लो करता है इस साइड से और करंट की डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये इस तरफ है। ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, इधर से आता है कार्बन ब्रश में आता है। कार्बन ब्रश के साथ स्प्लिट रिंग अटैच है, उससे ये जो है वो करंट फ्लो करता है इस तरफ। अब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, फिर इधर से ये करंट इधर आता है और फिर ये इस तरफ जाता है करंट, और इधर से ये पूरा ये ऐसे सर्कल अपना क्लोज पाथ जो है वो मुकम्मल करता है और इधर से होकर ये करंट जो है इस तरफ फिर दोबारा दूसरे स्प्लिट रिंग के अंदर आता है और स्प्लिट रिंग से कार्बन ब्रश में जाता है और कार्बन ब्रश से ये दोबारा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाता है। तो ये करंट का पाथ है। अच्छा, अब ये वर्क कैसे करती है? तो हमने ये पढ़ा था, अ करंट कैरिंग कॉयल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क एज सून एज करंट पासेस थ्रू इट। कि एक करंट कैरिंग कॉयल जो है वो उस वक्त तक जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो उस वक्त तक टॉर्क अपने ऊपर महसूस करती है जब तक उसमें से करंट पास करता है। और उस टॉर्क का फार्मूला किसके बराबर है? हमने पढ़ा था बिना कॉज अल्फ़ा। यहाँ पर कॉज अल्फ़ा इसलिए नहीं लिखा कि कॉज अल्फ़ा की वैल्यू 1 है। कॉज अल्फ़ा की वैल्यू 1 क्यों है? क्योंकि हम अरेंज इस तरह करते हैं, ये जो कनकेव शेप मैग्नेट हैं इनसे पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड इस कॉयल के प्लेन के हर वक्त पैरेलल रहती है, तो एंगल ज़ीरो बनेगा। जब एंगल ज़ीरो होगा तो एंगल के ज़ीरो होने की वजह से यहाँ पर कॉज ज़ीरो पे क्या आ जाएगा? कॉज अल्फ़ा होता है ना, कॉज ज़ीरो के ऊपर 1 आ जाएगा। ये आप अगर देखना चाहें ज़्यादा डिटेल के अंदर तो आपने ज़रूर ये पढ़ा होगा, हमने गिल्वानोमीटर का एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें इस फील्ड को दिखाया गया कि वो प्लेन ऑफ द कॉयल के हमेशा पैरेलल रहती है इन मैग्नेट्स के कनकेव शेप होने की वजह से। तो कॉस ज़ीरो के ऊपर 1 रहता है, तो इसलिए यहाँ पर लगने वाला टॉर्क जो है वो मैक्सिमम रहता है। अब इस टॉर्क की डिपेंडेंस अगर हम देखना चाहें तो ये टॉर्क 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला तो नहीं लिखा, लेकिन उसने ये 4 चीज़ों की, जो ऑथर है उन्होंने ये 4 चीज़ों की डिपेंडेंस ज़रूर बताई है कि टॉर्क डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, टॉर्क डिपेंड करता है जो करंट इस कॉयल में से पास कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉयल उस पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द कॉयल। एरिया ऑफ द कॉयल से क्या मुराद है? ये जो एरिया है इसका, ये वाला एरिया, इसके ऊपर भी टॉर्क डिपेंड करता है। इसको हम यहाँ पर शो कर लेते हैं। ये सारा जो एरिया है इस कॉयल का, इस एरिया के ऊपर भी टॉर्क जो है वो डिपेंड करता है। अच्छा, अब रह गई बात ये कि ये जो फोर्सेस लग रही हैं, ये फोर्सेस इस तरफ क्यों लग रही है और ये वाली फोर्स इस तरफ क्यों लग रही है? उसकी वजह ये है, अगर राइट हैंड रूल हम देखें तो राइट हैंड में हमने 14 चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि थंब जो है वो करंट को रिप्रेजेंट करता है या पॉजिटिव चार्जेस की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो उंगलियां हैं राइट हैंड की, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। और पाम के बिल्कुल परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जो है वो फोर्स लगती है और उसको हमने यहाँ पर शो किया, परपेंडिकुलर टू द पाम, हथेली के बिल्कुल परपेंडिकुलर।
अब देखें यहाँ पर ये मैंने इसको ये शो किया। अगर आप यहाँ पर देखें इस जगह पर, इस साइड पे देखें तो इस साइड पे करंट नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर ये करंट नीचे की तरफ आ रहा है तो हमारा थंब जो है वो करंट की तरफ होना चाहिए। ऐसे राइट हैंड आप अप्लाई करेंगे, दाएं हाथ का थंब इधर नीचे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो ये देखिए उंगलियां नॉर्थ से किस तरफ हैं, साउथ की तरफ। मैं थोड़ा सा मार्कर का यूज़ करके जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। ये नॉर्थ है और ये साइड जो है वो साउथ है, और जो फोर्स लग रही है वो हथेली के बिल्कुल परपेंडिकुलर लगेगी। इसको चले मैं इधर से थोड़ा सा शो करके दिखाता हूँ। परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन बनेगी, ये इस तरफ इसके हथेली के बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे हैं। इस कंडीशन के अंदर ये फोर्स, इसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक दो फिर रिपीट करता हूँ। आप अपने दाएं हाथ को इस तरह रख के देखें जैसे मैंने ये शो किया हुआ। दाएं हाथ का अंगूठा ये नीचे की तरफ है, उंगलियां दाएं हाथ की इस तरफ हैं, और इस हथेली के परपेंडिकुलर आउटवर्ड फोर्स लग रही है। और ये दायां हाथ जो आपको दिखाया गया है ये आप देख सकते हैं जी। तो अब इसमें फोर्स लग रही है आउटवर्ड, तो यहाँ पर आउटवर्ड फोर्स को हमने नेगेटिव F से शो कर दिया। नेगेटिव F से क्यों किया? क्योंकि ये इसके अपोजिट है। इधर कैसे होगा? इधर थंब अपवर्ड है। अगर आप अपने दाएं हाथ का थंब इस तरह रखें, ये दाएं हाथ की ये वाली साइड जो है ना, ये लकीरों वाली साइड नहीं है, उसकी बैक साइड है। और ये दाएं हाथ को इस तरह से रखा गया है कि ये लकीरों वाली साइड जो है जिस पे लाइनें होती हैं, तो वो साइड ये आपके सामने है। यहाँ पर ये दाएं हाथ की बैक साइड आपके सामने है, ये वाली बैक साइड है। ये फिंगर्स हैं, ये थंब है, ये थंब अपवर्ड है, थंब को अपवर्ड शो किया गया है। फिंगर्स इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, वो इस तरफ है। हथेली के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ फोर्स लगेगी, तो ये फोर्स ये देखें हथेली के परपेंडिकुलर है, इन्वर्ट टू द पेज लग रही है। अब ये दोनों फोर्सेस इसको क्या करती हैं? घुमाती हैं। अब फर्ज करें मैं कहता हूँ ये साइड A है और ये जो इसकी लोअर साइड है ये B है, और कम्यूटेटर बिल्कुल उलट काम कर रहा है। क्या उलट काम कर रहा है? DC जनरेटर में, कम्यूटेटर में सेपरेट रिंग्स को कह रहा हूँ, DC जनरेटर में ये कम्यूटेटर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स होने से बचाता था, और DC मोटर में यही कम्यूटेटर, ये स्प्लिट रिंग जो है वो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है। कैसे रिवर्स करता है? कि जब ये साइड AB इस तरफ आपको नज़र आ रही है, जब ये घूम के ये रोटेट करके बिल्कुल जो है ये इस तरह से इधर से घूमकर ये इस तरफ आएगी, ये AB साइड घूम के इस साइड पे आ जाएगी, ये वाली साइड जो है ये दूसरी तरफ चली जाएगी, तो फिर क्या होगा? फिर करंट की डायरेक्शन इस AB साइड में रिवर्स हो जाएगी। कैसे? अभी तो आप देख रहे हैं कि AB साइड के ऊपर लगने जो करंट फ्लो कर रहा है वो डाउनवर्ड है, और ये AB साइड इस साइड पर यहाँ पर कार्बन ब्रश के साथ जुड़ी हुई है। जब ये रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करके ये इस तरफ आएगी, ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। टॉप व्यू से अगर हम इसको हम अगर देखें तो जैसे ये रोटेट करके इस साइड से इस तरफ आती है, तो अब ये AB साइड इस कार्बन ब्रश के साथ अटैच हो जाएगी। जैसे ये इस कार्बन ब्रश के साथ अटैच होगी तो इसमें क्या होगा? इसमें जो करंट की डायरेक्शन जो यहाँ पर हम डाउनवर्ड शो कर रहे हैं वो करंट अपवर्ड हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर करंट की डायरेक्शन मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं यहाँ पर फिर शो कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पर ये करंट है, ये करंट है। थोड़ा डार्क ब्रश ले लेते हैं, कौन सा वाला डार्क है? इस तरफ, और फिर जो है वो इस तरफ करंट, और इस साइड पे करंट AB साइड पे इस तरफ है, डाउनवर्ड है। अच्छा, अब अगर ये करंट डाउनवर्ड ही रहता तो जब ये कॉइल रोटेट करके इधर आएगी, हम इसको देखते हैं, मैं इसको जब फ्लिप करके देखता हूँ, अगर ये रोटेट कर जाती है इधर, सॉरी सिलेक्ट, हो गई, और इसको जी ये देखें। अब ये मैंने यहाँ पर कॉपी नहीं है इसकी, एक मिनट रुकिएगा, दोनों को कंपैरिजन करके बताता हूँ।
ये हो गया। अब इसकी कंट्रोल C कर लिए और कंट्रोल V, जी एक कॉपी हमने इसकी ली है। अब इसको फ्लिप कर लेते हैं। तो ये समझ लें कि मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ये ए बी साइड ऐसे घूमकर इस साइड पे आ जाएगी। तो देखिएगा ज़रा, ये घूम के इधर आ गई। अब जब ये ए बी साइड इस साइड पे आ जाएगी, ये वाली साइड, ये साइड जब इधर आ जाएगी, तो फिर क्या होगा? अगर ये बैटरी की अरेंजमेंट यही रहती है, किस तरह रहती है ये मैं यहाँ पर शो करता हूँ थोड़ा सा, ये ऐसे, थोड़ा सा हम इसको इजी कर लेते हैं क्योंकि बैटरी का यहाँ पर है, इस साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल था, हम इसको पॉजिटिव ही रखते हैं। इस साइड पे नेगेटिव टर्मिनल था, उसको नेगेटिव ही रखना है। ये इधर शो कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब ये पॉजिटिव पहले भी इधर था, इधर था, हमने सिर्फ इस अंदर वाली कॉइल को समझ लें ट्विस्ट किया है, और ये नॉर्थ पोल ही है, और ये कौन सा है समझ लें कि साउथ पोल है। अब होगा क्या? होगा ये कि करंट की डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो गई। ये पॉजिटिव से ये ऐसे नीचे की तरफ नहीं आएगा, ये किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। ये इस डायरेक्शन में करंट जाएगा। अब पहले करंट इसमें ए से आप देख रहे होंगे बी की तरफ जा रहा था। अब यही साइड जब घूम के इस तरफ आकर अटैच हुई है, इस कार्बन बुश के साथ अटैच हुई है, ये वाली साइड ए बी साइड जो कि इस कार्बन बुश के साथ पहले अटैच थी, जिसको मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, इससे टूटकर ये इस कार्बन ब्रश के साथ जब आकर अटैच होगी तो इसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। पहले ए से बी की तरफ जा रहा था, अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा, बी से ए की तरफ। तो देख रहे होंगे आप, ये करंट इधर से आएगा, इधर से इस कार्बन ब्रश में जाएगा, इधर से आकर और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। जब ये करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो वही फोर्स जो इसके ऊपर पहले देखें, पहले बाहर की तरफ फोर्स लग रही थी, अब इसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स नहीं लगेगी, अब इसके ऊपर लगने वाली फोर्स भी चेंज हो जाएगी। वो कैसे चेंज होगी? वो इनवर्ड हो जाएगी। आप राइट हैंड रूल अप्लाई करके देख सकते हैं, यहाँ पर भी फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये देखें राइट हैंड रूल कैसे, करंट अपवर्ड, ये जा रहा है करंट अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और फोर्स जो है वो इनवर्ड लगेगी। अब इसके अंदर इनवर्ड फोर्स लगना शुरू हो जाएगी इस साइड पे। ये इस तरफ फोर्स लगना शुरू हो जाएगी, और इस साइड पे जो फोर्स है, पहले इस साइड पे फोर्स जो है ए बी साइड के ऊपर बाहर की तरफ लग रही थी, ये ए बी साइड है, इसी साइड को फोकस करें। अब जब ये घूमकर हाफ यानी रोटेशन लेकर इधर आई है, तो ये ए बी साइड के ऊपर फोर्स इनवर्ड लग रही है, जिसकी वजह से ये फुली रोटेट करती रहेगी। इसी तरह दूसरी साइड पे हुआ। और अगर ये हम यहाँ पर कम्यूटेटर ना लगाते और वो कम्यूटेटर करंट की डायरेक्शन को चेंज ना करते, फिर क्या होता? फिर ये होता कि इधर अगर फोर्स लग रही है, यहाँ पर लग रही है आउटवर्ड, जब ये घूमकर इस तरफ आता, आप यहाँ पर एक बुक रख के उसको रोटेट करवा के देखें, हाफ रोटेशन देकर देखें, जब वो इधर आएगी, इधर भी अगर फोर्स आउटवर्ड ही लगती तो फिर वो हाफ रोटेशन के बाद दोबारा इधर आ जाता। तो यानी वो ऐसे ऑसिलेट करता रहता, और ये जो कॉइल है वो कभी भी मुकम्मल रोटेशन ना लेती। तो मुकम्मल रोटेशन के लिए ज़रूरी था कि ये ए बी साइड जो है, जिसमें करंट पहले डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, जब ये घूमकर इस साइड पे आए तो इसमें करंट किस तरफ हो जाए? अपवर्ड। तो उसके लिए हमने क्या किया? उसके लिए कम्यूटेटर यूज़ किया। कम्यूटेटर ने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। वही कम्यूटेटर इस साइड का जो यहाँ पर इस साइड पर अटैच था, अब वो टूट कर इस साइड पर जब अटैच होगा तो उसमें करंट की डायरेक्शन इस साइड के अंदर ए से बी की तरफ जो फ्लो कर रही थी, अब उलट हो जाएगी। ये बी लिखा हुआ, ये ए है, ये उलट होने की वजह से ऐसे आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये अपवर्ड हो जाएगी, और इसकी वजह से ये रोटेट करना शुरू कर देगी और फुली रोटेट करेगी। अब टॉर्क इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करेंगे उतना टॉर्क भी ज़्यादा होगा। और स्टूडेंट्स, ये चूँकि मैंने इसको फ्लिप किया है, तो ये डायरेक्शन करंट की मैं यहाँ पर बता देता हूँ। करंट की डायरेक्शन अब चेंज हो चुकी है। ये करंट इसमें ऐसे हो चुका है, रिवर्स हो चुका है, ये इस तरफ। ये भी, इसको भी ख़त्म करेंगे हम। करंट की डायरेक्शन ये इस तरफ हो चुकी है, ये इस तरफ। अब नीचे की तरफ करंट की डायरेक्शन, और इधर से भी नीचे की तरफ, और इधर से इस तरफ,
और इधर से इस तरफ, और ये करंट की डायरेक्शन इस तरफ हो चुकी है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो चुकी है। तो अब ये करंट की डायरेक्शन रिवर्स किसने की है? ये स्प्लिट रिंग्स ने की है। कम्यूटेटर जो डीसी जनरेटर के अंदर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स होने से बचाते थे, इसमें करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं। तो टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड पे, करंट पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे और एरिया ऑफ द कॉइल पे डिपेंड कर रहा है। जब ये कम्यूटेटर दरमियान में आते हैं, कार्बन बुशेस तो हैं इस तरह, ये स्टेशनरी हैं। अब कार्बन बुशेस स्टेशनरी हैं और इनके स्टेशनरी होने की वजह से जब ये कम्यूटेटर इनके बिल्कुल दरमियान में, पहले तो है ना स्लाइड ऐसे अटैच किए हुए हैं, ये देखिए पहले अभी इस तरह जुड़े हुए हैं ये कम्यूटेटर्स हैं, मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ। तो जब ये घूम के दरमियान में आते हैं तो उस वक्त क्या होता है, तो यानी इस कंडीशन के अंदर आते हैं, ये यहाँ पर आते हैं। तो इन कम्यूटेटर्स का अपने कोरिस्पोंडिंग कार्बन बुशेस के साथ, ये कार्बन बुशेस हैं, इनके साथ इनका जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। तो जिसकी वजह से करंट का फ्लो इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर ख़त्म हो जाता है। आई ज़ीरो होगा तो टॉर्क भी ज़ीरो हो जाएगा। अब टॉर्क के ज़ीरो होने की वजह से यहाँ पर जो है वो कॉइल को, उसके ऊपर टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा। तो टॉर्क के ज़ीरो होने की वजह से कॉइल यहाँ पे रुकती तो नहीं है, क्योंकि इनर्शिया की वजह से वो घूमती रहती है, लेकिन जो है वो जैसे ही ये कम्यूटेटर दोबारा अपने कोरिस्पोंडिंग यानी कार्बन ब्रशेस के साथ अटैच होते हैं घूमते हुए, तो करंट ज़ीरो से दोबारा मैक्सिमम की तरफ जाता है, टॉर्क भी ज़ीरो से मैक्सिमम की तरफ जाता है। और इसका नतीजा ये निकलता है कि इस कॉइल को एक झटका लगता है, जर्क फील होता है हर हाफ रोटेशन के बाद, जिसकी वजह से इसकी जो रनिंग होती है, रोटेशन होती है, वो इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं होती। अब उसको स्मूथ करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, हम एक कॉइल नहीं यूज़ करते, हम काफ़ी सारी कॉइल्स यूज़ करते हैं। और कम्यूटेटर भी सिर्फ दो नहीं होते, इससे ज़्यादा होते हैं। आमतौर पे बच्चों के टॉयज़ में जो डीसी मोटर्स इस्तेमाल की जाती हैं उनमें 3 कम्यूटेटर्स होते हैं, ताकि कोई ना कोई कम्यूटेटर जो है वो हर वक्त कार्बन बुश के साथ जो है वो अटैच रहे और करंट ज़ीरो होने ना पाए और टॉर्क भी ज़ीरो होने ना पाए, और वो एक स्मूथ रनिंग के साथ रोटेट करता रहे। और जो थोड़ी बड़ी हैवी मोटर्स होती हैं उनके अंदर, डीसी मोटर्स, उनके अंदर ये परमानेंट मैग्नेट नहीं लगाते, उसमें हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, तार को लपेट दें तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये मैग्नेट बन गया है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की ये जो कॉइल्स हैं वो कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की कॉइल्स को हम फील्ड कॉइल्स कहते हैं। और ये फील्ड कॉइल्स या तो इस ये जो आर्मेचर की कॉइल है, ये आर्मेचर की कॉइल है, इसके या पैरेलल होती हैं या इसके साथ सीरीज़ के अंदर जो है वो अटैच होती हैं, जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती हैं। तो ज़्यादा तो उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। मज़ीद फिर जब लाइव क्लास में लेक्चर होंगे उसमें ज़्यादा आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।